तो हेलो बच्चों, हम लोग जो है आज के इस वीडियो में 10th क्लास भूगोल का ये पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग जल संसाधन कर रहे हैं। ज्योग्राफी जो है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है जल संसाधन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और हम लोग इस पार्ट में जो है हम लोग नदी घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे, है ना। यहाँ से सवाल जो है आता है नदी घाटी परियोजना के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या है नदी घाटी परियोजना के बारे में, इससे सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। दामोदर नदी घाटी, पहली जो परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन आएगा दामोदर, ये पूछा दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य पर है, किस राज्य में है, तो झारखंड में है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है इसके बारे में जानना चाहिए। दामोदर नदी जो है झारखंड राज्य में है। कहाँ में है? झारखंड राज्य में है, झारखंड में। और इस स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में पड़ता है। झारखंड में जो दामोदर नदी है 290 किलोमीटर और 240 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में जो है, और ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यह झारखंड में ये लंबाई नदी ट्रेवल करता है, इसलिए जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना अगर झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों अगर राज्य आता है ऑप्शन में, तो आप झारखंड मारेंगे। इस दामोदर नदी घाटी परियोजना पर जो है ना क्या है, नदियों पर बांध बनाया जाता है। तो इसका दामोदर नदी घाटी परियोजना से क्या हुआ, दामोदर नदी के ऊपर बांध बनाने से इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो दामोदर नदी से होने वाले नुकसान को, यानी दामोदर नदी से अगर बांध दामोदर नदी पर टूट जाएगा तो बाढ़ आ सकता है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल को बाढ़ का उससे बचाना था। साथ ही साथ इस पर बांध बनाने का उद्देश्य था कि बाढ़ से नियंत्रण, साथ ही बिजली उत्पादन करना, इसके अलावा और भी बहुत सारे थे। दूसरा है ना, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, इससे भी सवाल आते हैं। देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। यह किस नदी, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी के ऊपर जो है? सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे ये बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो भाखड़ा नांगल बांध है, जो सतलज नदी के ऊपर है। इंदिरा गांधी नहर जो विश्व का सबसे बड़ा नहर है, ठीक है, पूछता है कि इंदिरा गांधी नहर जो है यह जो है ना पूरे विश्व की है, तो पूरे विश्व की तो भारत की भी होगी, तो भारत की भी सबसे बड़ा नहर है, ठीक है। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील जो है ये राजस्थान में है, और गोविंद सागर झील में जो पानी जो है सतलज नदी का ही आता है। और इंदिरा गांधी जो नहर है जो विश्व का सबसे बड़ा नहर है, ये भी, इसमें भी पानी जो है ना सतलज नदी का ही आता है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है विश्व का सबसे बड़ा और भारत के भी है। क्वेश्चन आया हुआ है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है ना ये राजस्थान में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा है, जिसकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर है। तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में, याद रखिए क्वेश्चन आया हुआ है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय या जलाशय को ही झील बोलते हैं, का संबंध है किस नदी घाटी परियोजना से? भाखड़ा नांगल बांध से है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय या गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय या झील का संबंध है किस? भाखड़ा नांगल बांध से है। भाखड़ा नांगल बांध ये भी राजस्थान में है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। अगला हमें परियोजना पढ़ना हीराकुंड बांध या हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। यहाँ से सवाल आता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड। तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर है ना। ऐसे भी याद रखेंगे, हीरा क्या होता है? महंगा है, तो महानदी पर। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड सबसे लंबा है, तो भारत का भी है, भारत का भी यही सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन आया हुआ है भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो है वह महानदी पर है, महानदी पर है। किस नदी पर है हीराकुंड परियोजना? महानदी पर है।
और ये भी क्वेश्चन पूछा गया हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में, हीराकुंड बांध जो है किस, तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है, उड़ीसा में है। अगला परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। यह जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और नर्मदा नदी पर बहुत सारे बांध बनाए जा रहे थे, जिससे आसपास के लोगों को नुकसान हो रहा था। तो उन लोगों ने मिल करके एक आंदोलन किया भी था, जिसका नेतृत्व करता जो है मेघा पाटेकर थी। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे? मेघा पाटेकर। जैसे चिपको आंदोलन आता है कि चिपको आंदोलन जो हुआ था 1972 में हुआ था, किस लिए हुआ था? तो पेड़ को कटने से बचाने के लिए, तो वहाँ पर हुआ था। उसका संबंध था सुंदरलाल बहुगुणा से। उसी तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन्होंने नर्मदा को बचाने के लिए एक आंदोलन किया था, मेघा पाटेकर ने, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन आया हुआ नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो 3 राज्य से है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र 3 राज्यों से है। अगला नदी घाटी परियोजना जो है वह है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। तो ये तुंगभद्रा नदी पर है। ज़्यादातर जो नदी घाटी परियोजना है उसी नदी पर है। जैसे नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर ही है ना। और यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना भी ये तुंगभद्रा नदी पर ही है। तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, यानी दक्षिण जो साउथ इंडिया है इसकी यह सबसे बड़ी परियोजना है ना। अपना देश जो है 4 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो दक्षिणी भारत में जो आता है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सभी आते हैं। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना, क्वेश्चन आएगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना क्या है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किस नदी पे? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना है कृष्णा की सहायक नदी है। ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में है। क्वेश्चन आया हुआ है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। अगला जो परियोजना है शरावती नदी घाटी परियोजना। शरावती नदी घाटी परियोजना ये शरावती नदी पर ही है और कर्नाटक में। शरावती नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में है। क्वेश्चन आया हुआ है कि शरावती नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? शरावती नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक। किस राज्य में है? कर्नाटक में। अगला परियोजना जो हमें पढ़ना है जैसे नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। और किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगली परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर ही है और यह चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, याद रखेंगे। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसे चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी ऊपर जो है 3 बांध बनाया गया है। गांधी सागर, राणा सागर और कोटा बैराज, तीनों राजस्थान में। गांधी सागर, राणा सागर और कोटा बैराज तीनों जो है राजस्थान में जो है ना, यह चंबल नदी के ऊपर जो है बांध बनाया गया है। अगला जो है रिहंद नदी घाटी परियोजना। 8वां क्या है? रिहंद नदी घाटी परियोजना। रिहंद नदी पर ही है और रिहंद नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन आएगा रिहंद नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी का है। और ये किस राज्य में है? तो यूपी में है। अगला जो है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो है ना सागर है, झील, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? यह मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जिसको बल्लभ पंत या पंत सागर भी बोला जाता है शॉर्टकट में। क्वेश्चन आया हुआ था 2025 में कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो पंत सागर, या बोलेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत जो है गुरु गोविंद सिंह के जो 10वें गुरु जो थे, यानी सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं के नाम पर रखा गया पंत सागर भी।
और बिहार के बारे में देख लेंगे कि बिहार में भी कुछ नदी घाटी परियोजना है, जैसे सोन नदी घाटी परियोजना है, कोसी नदी घाटी परियोजना है और गंडक नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर ही है और ये बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना, जिसको बनाया गया था 1874 में। और ये नेपाल के हनुमान नगर में है, नेपाल का हनुमान नगर पर। बिहार जो है, बिहार के सबसे उत्तर में नेपाल है, उसी बिहार नेपाल के बॉर्डर के सीमा पर है हनुमान नगर पता, वहीं पर बांध बनाया गया। दूसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना, यह वाल्मीकि नगर में पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। और यह सबसे ज़्यादा, कोसी नदी जो है यह सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, इसको भी याद रखना। और बिहार का सो कोसी नदी को ही कहते हैं। और गंडक नदी घाटी परियोजना जो है ये भी वाल्मीकि नगर में ही है, गंडक नदी के ऊपर। तो चलिए हम लोग नदी घाटी परियोजना के बारे में देख लिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो हम लोग आगे देखते हैं बच्चे। आगे पढ़ना है जल संकट के बारे में। जल संकट क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति को अगर आवश्यकता से कम जल मिलता है ना, व्यक्ति की ज़रूरत है 1 बाल्टी का और मिल रहा है उसको 1 लोटा, तो वैसे जगह को बोल दिया जाता है, इसको ही बोलते हैं जल संकट। यानी स्वीडन के रहने वाले एक फॉल्कर मार्क नाम के एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने बताया जल संकट के बारे में कि स्वीडन के रहने वाले फॉल्कन मार्क के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अगर आवश्यकता से अर्थात प्रतिदिन अगर 1000 घन लीटर से अगर कम जल मिलता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? जल संकट। देखा गया कि प्रतिदिन व्यक्ति को 1000 घन लीटर जल की ज़रूरत होता है नहाने, खाने, कपड़ा खींचने इत्यादि में। अगर उससे कम जल मिलता है तो उसको जल संकट कहा जाता है। और ये किसके अनुसार परिभाषा दिया गया? तो स्वीडन के रहने वाले फॉल्कर मार्क के अनुसार। पूछा जाएगा अगर स्वीडन के रहने वाले किनके अनुसार अगर प्रति व्यक्ति अगर प्रतिदिन अगर 1000 घन लीटर अगर मिलता है, अगर उससे कम जल मिलता है तो वहाँ पर जल संकट है। आगे देखिए, जल संकट या जल दुर्लभता के कारण। आखिर जल संकट क्यों हो रहा है, जल की कमी क्यों हो रहा है? तो इसके कई कारण हैं, निम्नलिखित कारण है ना। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है जल संकट के कारण बताइए। तो पहला औद्योगिकरण, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ जो है खुल रहा है और हम लोग जानते हैं फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होता है और जिससे जल की कमी होती जा रही है। दूसरा शहरीकरण, शहर की स्थापना हो रहा है, शहर में जनसंख्या बढ़ रहे हैं, शहर में नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं और बिल्डिंग घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत होता है। जनसंख्या वृद्धि, लगातार जनसंख्या में वृद्धि होते जा रहा है और हम लोग जानते हैं कि जितने लोग जल मिल रहा है सभी को जल की ज़रूरत होता है, तो इससे भी जल की कमी हो रहा है। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण से भी जल प्रदूषित हो रहा है। पीने वाला जल भी क्या कर रहा है लोग, फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरा को, हॉस्पिटल में बड़े बड़े शहरों से निकलने वाले कचरे को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जा रहा है, जो पीने लायक हम लोग का नहीं है। सिंचाई, आवश्यकता से अधिक खेतों की सिंचाई किया जा रहा है, जिससे भी जल की कमी है। अति दोहन, हम लोग आवश्यकता से अधिक जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी जल कमी हो रहा है। अब आगे क्या है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। 2025 में 2 नंबर में मार्क्स पूछा था कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा था कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, जल संकट से बचने के लिए एवं उसका निपटारा करने के लिए, जल संकट से बचने के लिए और उसका निपटारा करने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 1987 ईस्वी में एक नीति बनाया है ना, 1987, जिसको राष्ट्रीय जल नीति कहा जाता है। राष्ट्रीय जल नीति का गठन कब हुआ, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया। राष्ट्रीय जल नीति यानी भारत प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब बना था, लागू हुआ था? तो सितंबर 1987 ईस्वी में, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो राष्ट्रीय जल नीति का गठन किया गया जो निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित था। क्या था? पहला, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल की कमी को कभी होने नहीं देना, जल की हमेशा उपलब्धता बना रहे। दूसरा, जल को प्रदूषित होने से बचाना है, दूसरा इसका सिद्धांत था। तीसरा, प्रदूषित जल को स्वच्छ जल करना है और गंदा जल को साफ करना है और उसका पुनः उपयोग करना है, पुनः चक्रण करना है। तो मुख्य रूप से जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए ज़रूरत है, जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए और प्रदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनः उपयोग करने के लिए जल का संरक्षण और प्रबंधन जरूरी है। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, किस तरह से मैनेजमेंट करें कि जल की कमी ना हो सके। और संरक्षण माने होता है उसका बचाना, संरक्षण माने होता है बचाना। आगे देखिए,
जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उपाय बताइए। भी जो है ना 5 नंबर में सवाल पूछा या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उपाय बताइए। तो देखिए, जल संरक्षण का मतलब होता है जल का संरक्षण मैंने बचाना होता है। तो हम कैसे बचा सकते हैं, तो भूमि जल और वायु, इसको लिखना है इस तरह से, भूमि जल वायु जो है प्रकृति के द्वारा अमूल्य उपहार है। फ्री में हमें प्रकृति के द्वारा जो है ना, भूमि भी, जल भी और वायु, हमें तीनों चीज़ मिला है फ्री में, जिस पर मानव, वनस्पतियां और जंतुओं का जीवन संभव है। हम लोग का जीवन किस पर निर्भर है, तो जल पर, है ना। कहा जाता है ना कि जल ही जीवन है। तो जिस पर मानव, वनस्पति, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु धरती पर दिख रहा है, सभी का जीवन कहीं ना कहीं जल पर ही निर्भर है। अतः उसका उचित प्रबंधन, मैनेजमेंट करना ही, उसका उचित उपयोग करना ही, प्रबंधन करना ही जल संरक्षण कहलाता है। अब इसके निम्नलिखित उपाय हैं, जल संरक्षण के उपाय भी बतलाना है कि कैसे इसको हम लोग बचा सकते हैं। तो पहला है वर्षा जल। हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जल जो होता है वर्षा जल। तो वर्षा जल को हम लोग तालाबों में, भूमिगत टैंक, जैसे टांका राजस्थान क्षेत्र में जो टैंक होता है, भूमि के अंदर टैंक बना दिया जाता है, ताकि जब बारिश हो तो उसमें टैंक में पानी को जमा किया जा सके। तो वर्षा जल का तालाब में, बड़े बड़े तालाब खोद दिया जाता है। तालाब क्या है, तो जल से भरे विशाल गड्ढे को तालाब कहते हैं, तो तालाब खोद देते हैं, है ना। भूमिगत टैंक, जैसे टांका, बड़ा बड़ा गड्ढा, जैसे खादिन जोहर राजस्थान में एक गड्ढा ही है, जिसमें संग्रह करके जल को हम लोग, वर्षा जल को संग्रह करते हैं तालाब में, भूमिगत टैंक में, बड़े बड़े गड्ढा बना करके। ड्रिप सिंचाई, है ना, बूंद बूंद जिसको सिंचाई बोलते हैं, ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई और सूक्ष्म फुहारा के द्वारा सिंचाई को अपनाकर भी हम लोग जल का संरक्षण करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च कृषि को अपनाकर, वृक्षारोपण करके, है ना, बीज हम लोग जानते हैं वर्षा को वृक्ष के द्वारा जो है वर्षा लाया जाता है। वर्षा लाने में ज़्यादा बारिश, जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ ज़्यादा बारिश होता है। वर्षा छत जल संग्रह करके, तमिलनाडु और राजस्थान क्षेत्रों में जो है ना, तमिलनाडु और राजस्थान क्षेत्र में वर्षा पर जो है ना, वर्षा छत पर जो है वर्षा जल का जो है ना, इस तरह से एक बना दिया जाता है डैम, और उसको जो है ना वर्षा जल को जो है संरक्षित किया जाता है छत के द्वारा। और शुष्क क्षेत्रों में तालाब, कुआं, गड्ढों में वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। इस तरह से जल का संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है, तो देखिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या होता है, जो नदी के जल के उपयोग को लेकर अगर किसी देश के अंदर दो राज्यों के बीच में विवाद है तो उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। जैसे भारत में जो है ना, केरल और कर्नाटक के बीच में जो है ना, केरल तमिलनाडु के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो है ना, कावेरी नदी के जल के उपयोग को लेकर दोनों विवाद रहता है। तो याद रखना है, इसी को बोला जाता है अंतर्राज्यीय विवाद या झगड़ा होता है, तो उसे ही अंतर्राज्यीय जल विवाद करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव 2025 में कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है, तो है पाक जल संधि। और एक क्वेश्चन पूछा, तिब्बत नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। तो देखिए आगे बच्चे, भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा, 2013 में, 2020 में, 2021 में। देखिए, भारत में नदियां प्रदूषित हो रहा है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो देखिए, भारत में जो है नदियों के प्रदूषित के कारण हैं। नदी मानव के विकास का मुख्य केंद्र माना जाता है ना। यानी कि मानव जो है शुरू से ही, जितने भी मानव सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की, सभी जो है ना नदियों के किनारे किनारे ही था।
क्योंकि नदी के किनारे रहने से मानव की हर एक चीज़ें आवश्यकताएं पूरा हो जाता है। नदी मानव के विकास का मुख्य केंद्र माना जाता है, इसी तरह सब लिखेंगे, नदी मानव के विकास का मुख्य केंद्र माना जाता है। और आज वर्तमान समय में बड़े बड़े शहरों का भी विकास नदियों के किनारे किनारे देखा जाता है। नदी मानव के विकास का मुख्य केंद्र माना जाता है और आज वर्तमान में बड़े बड़े शहरों का विकास नदियों के किनारे किनारे देखने को मिलता है। जैसे गंगा के किनारे पटना, यमुना के किनारे नई दिल्ली, हुगली के किनारे कोलकाता। इन बड़े बड़े शहरों से निकलने वाले कचरे, है ना, इन बड़े बड़े शहरों से निकलने वाले कचरों को नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। और हॉस्पिटल, फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरों को भी नदियों में विसर्जित कर देते हैं। और कई पावन त्योहारों में भी मूर्तियों को नदियों में विसर्जित कर देते हैं, जिससे नदियाँ प्रदूषित हो रही है और अनेक बीमारी को जन्म दे रहा है या अनेक बीमारी हो रहा है। इस तरह से आप लिख देंगे। वर्षा जल संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। तो वर्षा जल का संग्रहण आप कैसे कर सकते हैं और इसका पुनः चक्रण, रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, कुछ विधि के बारे में बतलाना है। तो वर्षा जल का जो है पृथ्वी पर अमृत के रूप में बरसता है। वर्षा का जो जल है पृथ्वी पर अमृत के रूप में बरसता है ना, हम जानते हैं जैसे अमृत भी जीवन देता है, उसी तरह से जो है जल भी जीवन देता है। जल के बिना भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, जिससे केवल किसानों को ही नहीं बल्कि पूरे मानव समुदाय के लिए, वन्य प्राणियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसका पुनः चक्रण सूर्य की तेज रोशनी के द्वारा होता है। जब जो जल है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बाष्प बनकर बादल बनता है, बादल पुनः बारिश के रूप में धरती पर बरसता है। हमारे देश की कृषि वर्षा जल पर ही आधारित है। हमारी देश की जो कृषि है वो किस पर निर्भर है? वर्षा पर। अगर वर्षा होगी तो खेती होगी। भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल का संग्रहण करने की परंपरा है। प्राचीन समय से ही वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है और वर्तमान में भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का संग्रहण बड़े बड़े भूमिगत टैंक, तालाब, कुआं, छतों पर संग्रह करके किया जाता है। और संग्रहित जल का उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों जैसे नहाना, खाना पीना, कपड़े धोना इत्यादि में करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जल संसाधन को पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय। अगर मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा सा भी है ना, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, तो एक लाइक और जो भी वीडियो को पहली बार आते हैं चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।